गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 6 के पाठ 4 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में हिमालय की बेटियां उन नदियों को कहा गया है जिनका उद्गम स्थल अर्थात जो हिमालय पर्वत से निकलती है। इसी कारण से हिमालय को पिता की संज्ञा दी गई है और उस हिमालय से निकलने वाली नदियों को उसकी बेटी कहा है। जिस प्रकार बेटी का बचपन अपने माता पिता के घर पर व्यतीत होता है, उस समय बड़ी हंसमुख रहती है, हर अपने मनोभावों को बड़े खिलखिलाकर प्रकट करती है, हर चिंता से मुक्त रहती है। उसी प्रकार प्रस्तुत पाठ में कवि ने भी नदियों का मानवीकरण करते हुए नदियों को उसी पिता के घर में रहने वाली मनुष्य की बेटी के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया है कि जिस प्रकार एक बेटी अपने पिता के घर रहती है, उसी प्रकार नदियां भी जब हिमालय पर्वत से निकलती है तो वह उछलती कूदती रहती है, खिलखिलाकर हंसती रहती है और उनके अपने मनोभावों को प्रकट करने का ये उल्लास, ये प्रसन्नता बड़ी दर्शनीय है। परंतु जैसे ही वह मैदानी क्षेत्रों में जाती हैं, वह बड़ी गंभीर और शांत हो जाती हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार एक बेटी के ऊपर जब जिम्मेदारी आ जाती है, अपने पिता के घर को छोड़कर वह जब अपने दूसरे परिवार में सम्मिलित होती है तो बड़ी गंभीर और शांत हो जाती है। उसका बचपना, खिलखिलाकर हंसना दूर रह जाता है। तो प्रस्तुत पाठ में भी हम इन्हीं हिमालय की बेटियों के बारे में पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले हम हमारे इस प्रस्तुत पाठ के लेखक नागार्जुन हैं, उनके बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके कार्य के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था। ये प्रगतिशील काव्यधारा के केंद्रीय कवि हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति, समाज तथा भूगोल के ऐसे अनदेखे और अचर्चित अर्थात जिन पर दूसरे कवियों का, लेखकों का ध्यान नहीं गया, ऐसे पक्षों को, ऐसे जीवन के पहलुओं को उद्घाटित किया है, उन पर अपनी रचनाएं लिखी है। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि और प्रखर विवेचन उन्हें महत्वपूर्ण रचनाकार बनाने वाली विशेषता है। नागार्जुन ने कविताओं के अतिरिक्त कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं। इनकी गद्य शैली अर्थात कहानियां या किसी चीज पर अपने विचार प्रकट करने की शैली अत्यंत आकर्षक रही है। प्रस्तुत अध्याय में हिमालय एवं उससे निकलने वाली नदियों का उन्हें मानव जीवन के विभिन्न संबंधों से जोड़कर उनके उद्गम से लेकर अंत तक को सरल व सुग्राह्य अर्थात जो आसानी से समझ में आ जाए ऐसी शैली में समझाया गया है। वह सन 1998 में हम सबको छोड़कर सदा के लिए पंच तत्व में विलीन हो गए अर्थात मृत्यु हो जाती है। पंच तत्व का तात्पर्य होता है हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना होता है, जिसमें जल, थल, अग्नि, वायु सभी। और जब हम जला देते हैं तो अग्नि, जब इसकी हड्डियों को पानी में बहा देते हैं तो जल, जिस धरती पर इसको जलाया जाता है, जो राख धरती में मिलती है तो वह भूमि, और उसकी लपटें जिस आकाश में विलीन होती है वह आकाश। इस प्रकार ये पांच तत्व हमारे शरीर को विलीन कर लेते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था अर्थात मैंने कैसे तात्पर्य लेखक अपने विचार प्रकट करते हुए लिख रहा है कि अभी तक मैंने अर्थात नागार्जुन ने उन्हें दूर से देखा था। किन्हें दूर से देखा था? उन नदियों को जिनके बारे में वह प्रस्तुत पाठ में लिख रहे हैं। उन नदियों को उन्हें बड़े दूर से देखा था और दूर से देखने पर वह नदियां उन्हें बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। कैसे लगती थी? जैसे सम्राट यानी सभ्य महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। ऐसी महिला जो बड़ी शिष्ट है, जो अपने आचार व्यवहार में अपनी सभ्यता को दिखाती है, अपने संस्कार को दिखाती है, संस्कारों से जो युक्त है, ऐसी महिला की भांति उन्हें वह नदियां दिखाई दे रही थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे अर्थात उन नदियों के प्रति लेखक के मन में हमेशा आदर और श्रद्धा के भाव रहा है। और हमारे भारत देश में अनेक नदियां हैं जिन्हें हम अपनी माँ के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके प्रति भी हमारे मन में आदर और श्रद्धा का भाव रहा है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में सभी प्रकृति के तत्वों को, सभी प्रकृति में विद्यमान पहाड़ हो, नदियां हो, सभी को किसी न किसी रूप में हमारे सामाजिक संबंध से जोड़कर रखा गया है। वेदों, ग्रंथों में नदियों को हमारी माँ, हिमालय को हमारे पिता के समान तथा इस जन्मभूमि को भी हमने अपनी माँ माना है। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाता करता है अर्थात
जब मनुष्य उन नदियों में स्नान करता है और डुबकी लगाता है तो मानो उसे उनसे बड़ी आत्मीयता का भाव प्रकट होता है और इसे लगता है जैसे अपनी माँ के, दादी के, मौसी के या मामी की गोद में ही बैठा हुआ है और वही उसे बड़े प्यार से स्नान करा रही है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, कंधे से तात्पर्य होता है हिमालय पर्वत पर जब लेखक चढ़ता है तो उसे कुछ और ही रूप सामने आता है, अर्थात ऐसा रूप जिसे मैं मैदान में देखकर बड़ा हैरान था। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। अर्थात वह नदियों को उस दुबली पतली नारी के समान प्रकट कर रहा है और कह रहा है कि इतनी दुबली पतली दिखने वाली गंगा, यमुना, सतलज जब उस मैदान में पहुंचती है, मैदानों के भाग में प्रवेश करती है तो विशाल कैसे हो जाती है। दुबली पतली क्यों कहा गया है यहाँ पर? इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हिमालय से उद्गम होता है नदियों का तो संकीर्ण घाटियों में बहती हुई मैदानों में आती है और उन संकीर्ण घाटियों में उन्हें फैलने की जगह नहीं मिल पाती है तो वह दूर से कैसी दिखाई दे रही है? उसे दुबली पतली नारी के समान। हम इसे नदियों का बचपन भी कह सकते हैं क्योंकि वह हिमालय अर्थात अपने पिता के घर में होती है, इसलिए अगर हम दुबली पतली तात्पर्य उनके बचपन से लगाएं तो इसमें भी कोई दुविधा नहीं है। इनका उछलना और कूदना, जैसे बचपन में एक बेटी अपने पिता के घर उछल कूद करती है, खिलखिलाकर हंसते हुए जाना, इनकी यह भावभंगी अर्थात अपने मन के भावों को प्रकट करने की जो कला है, इनका ये उल्लास अर्थात प्रसन्नता है, कहाँ गायब हो जाता है? मैदानों में जाकर। अर्थात जो अपने पिता के घर इतनी उछल कूद करती हैं, अपने जीवन को जीना जानती हैं, बड़ी प्रसन्न रहती हैं, वे मैदानों में जाकर इतनी शांत धीर कैसे हो जाती हैं? इसी बात को देख करके लेखक बड़ा हैरान है, आश्चर्यचकित हो रहा है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता। अर्थात कवि अर्थात लेखक जो हमारे हैं वह उन नदियों को बेटियों की भांति, जिस प्रकार पिता अपनी बेटी की छोटे बचपन की हरकतें देख करके, शैतानियां देखकर, उसके नटखटपन को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होता है, विस्मित होता है, प्रसन्न होता है, उसी प्रकार लेखक भी उनकी बाल लीलाएं देख करके बड़ा प्रसन्न हो रहा है। इतनी प्रसन्नता तो उसे किसी और को देखने पर भी नहीं हो रही थी। अब अपने आप से प्रश्न कर रहा है, अर्थात उन प्रश्नों को उत्तर को ढूंढने की कोशिश भी कर रहा है जो उसके मन में प्रकट हो रहे हैं, जैसे कि ये कहाँ भागी जा रही हैं, ये कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, अर्थात इन्हें इतनी जल्दी क्या है, ऐसी क्या वस्तु इनको चाहिए, ये कहाँ जाना चाहती हैं कि ये यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए भी रुकना नहीं चाहती हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, अर्थात इनके हृदय में अभी तक उस प्रेम के प्रति, हम इसका तृप्त का मतलब होता है असंतुष्ट हैं, उन्हें इस प्रेम के अलावा भी और प्रेम की तलाश है, खोज है, वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। अर्थात जब इनके पिता के द्वारा इतना प्रेम दिया जा रहा है, उस प्रेम को पाकर भी ये असंतुष्ट हो रही है, ऐसा कौन है जो इनकी प्यास को मिटा सके, अर्थात इनको इनके पिता से भी ज्यादा प्रेम दे सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी हुई घाटियां, बंधुर अतिथिकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा इनका लीला निकेतन। लीला निकेतन का तात्पर्य होता है जहां वे रह रही हैं, जहां वे निवास कर रही हैं, ऐसा उनका घर है जो बंधुर अतिथिकाएं, बंधुर अतिथिकाएं यानी ऊंची नीची समतल भूमि, सरसब्ज उपत्यकाएं, विशाल और हरे भरे पहाड़ की जमीन, ऐसा इनका घर है जहाँ चारों ओर खुशियां खुशियां हैं। फिर भी इनके मन में ऐसी कौन सी प्यास है, ऐसी कौन सी तृष्णा है कि अपने पिता के घर को छोड़ने को जाकर तत्पर हैं या अपने पिता के घर को छोड़ने को जाने को जल्दबाजी कर रही हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, अर्थात अपने पिता के घर से जब खेलते उछल कूद करते हुए दूर चली जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद आती होंगी। बीती बातें क्यों याद आती होंगी? क्योंकि जब ये निकलती हैं, हिमालय के चारों ओर बड़ी ऊंची बर्फ से लदी हुई पहाड़ियां, चोटियां हैं। जब इन पहाड़ियों, चोटियों से अर्थात अपने पिता के घर से दूर निकलकर जब वे जंगलों में प्रवेश करती हैं जहां देवदार, चीड़ आदि
पेड़ों के जंगल हैं, तो उन्हें वहां जाकर जरूर एक बार तो अपने पिता के घर की याद जरूर आती होगी और वह अपने बचपन को याद करने का उन्हें मौका मिलता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मोहन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। अर्थात जब हम उन चोटियों जाकर ये प्रश्न करें कि ऐसी उन्हें भी क्या जल्दी थी कि उन्होंने अपनी बेटी को इतनी जल्दी शीघ्रता से विदा कर दिया, तो उनके पास इसका उत्तर हमें नहीं मिलेगा। बस उस पाठ में आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हमारी अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।